स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास जो हिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम जो कि उनका 1 मार्च को होने वाला है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप अपने आंसर को भी चेक कर ले कि भाई हाँ, आप लोगों ने आंसर जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है या नहीं किया है। और इसके अलावा जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितने अराउंड मतलब आ सकते हैं, एक अनुमान आप बता सकते हैं। और एग्ज़ाम कैसा गया है ये भी आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। और रोशन सा स्टडी पॉइंट से कितना हेल्प मिला भाई ये भी बता देना यार। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई सूचना के आधार पर रोम सम्राट को पहचानिए। तो दो जानकारी दी गई है, इसके आधार पर आपको रोमन सम्राट को पहचानना है। तो उन्होंने सॉलिड नामक सोने का सिक्का चलाया, उन्होंने कुंस्तुनिया को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो ये जो सम्राट थे वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्स्टेंटाइन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम देख लेते हैं। रोम की पहाड़ियों की चोटियों में बसे गांव निम्न में से क्या कहलाते थे। तो ये कैस्टेला कहलाते थे, ठीक है। आपको का नहीं, यहाँ पे खा आंसर, ऑप्शन बी आपको बताना है कैस्टेला। क्या बताना है, कैस्टेला इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सही मिलान करके उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आपको सही मिलान करना है, उसके बाद विकल्प आपको चुनना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सैनिक टुकड़ी जो है, सैनिक टुकड़ी का जो ऑप्शन जाएगा वो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सरदारों की परिषद, तो ये आपका क में जाएगा। कुरिलताई इसको बोला जाता था। सगा भाई को बोला जाता था, ये आपका 5वें चैप्टर से क्वेश्चन है। सगे भाई को बोला जाता था आंडा, है ना। क्या बोला जाता था, आंडा। और 10,000 सैनिक वाली जो टुकड़ी थी उसको तूमन बोला जाता था। क्या बोलते थे, तूमन। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखिए तो भाई ऑप्शन यहाँ पे आपको जो पहला दे रखा है, ऑप्शन ए जो दे रखा है, का जो दे रखा है, ये क्या होगा आपका सही होगा, जिसमें पहले का का, दूसरे का पहले का गा, दूसरे का, तीसरे का आपका घ और चौथे का आपका खा दे रखा है। तो ऑप्शन का यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक मिनट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भिक्षुओं का समूह जो मठों में ना रहकर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, निम्न में से क्या कहलाते थे। तो भाई इनको फ्रायर भिक्षु बोला जाता था। जो घूम घूम के उपदेश देते थे उनको क्या बोलते थे, फ्रायर भिक्षु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर चित्र को पहचानना है और आपको सवाल का जवाब देना है। तो दिए गए विकल्प में से चित्र को पहचानिए। तो भाई ये चित्र कौन सा चित्र है, मेसोपोटामिया कालीन एक राजा का लेखन है, या फिर मेसोपोटामिया कालीन एक मुहर है, या फिर मेसोपोटामिया कालीन एक पट्टिका, या फिर मेसोपोटामिया कालीन ईंट। तो ये मेसोपोटामिया की एक पट्टिका का चित्र यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मेसोपोटामिया कालीन पट्टिका का चित्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टेपी क्षेत्र का देवता निम्न में से कौन था। तो स्टेपी क्षेत्र के जो देवता जो थे वो डैगन थे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका, डैगन सही उत्तर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्न में से चंगेज खां का वो कौन सा पोता था जो कृषकों और नगरों के संरक्षक के रूप में उभरा। तो कृषकों और संरक्षक के रूप में उभरा था वो कुबलई खान था। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका क्या है, सही उत्तर है, कुबलई खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है कि मतलब हमारे को एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया है, उसके आधार पे ऑप्शन को पढ़ के हमारे को उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। कथन दिया गया है, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। तो बिल्कुल भाई, मेसोपोटामिया में विशेषकर उर नगर की बात करें तो वहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, आपको मालूम है। कारण क्या दे रखा है कि वहाँ पर पतली और घुमावदार गलियाँ थी तथा घरों के भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। और आप देखिए कि कथन और कारण में हमारे को ना, कथन कारण में बस रिलेशन देखना है। अगर दोनों में रिलेशन स्थापित हो रहा है तो हमारा ऑप्शन ए हमेशा सही होता है। तो इसी हिसाब से दोनों में रिलेशन भी संबंध है, मतलब रिलेशन है दोनों में। तो इसलिए हम ऑप्शन ए यहाँ पे क्या करेंगे, सही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चंगेज खां ने
राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क हेतु डैश पद्धति अपना रखी थी। तो हरकारा पद्धति को अपनाया गया था। कौन सी पद्धति? हरकारा पद्धति, जिसके माध्यम से मतलब घोड़ों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए, है ना। तो चीन ब्रीजिंग दे रखा है, यानी कि चीन की राजधानी ब्रीजिंग दे रखी है। उसके बाद जापान दे रखी है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो सही उत्तर है, टोक्यो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोम सम्राट के संदर्भ में सही है? तो रोम सम्राट के संदर्भ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से भाई आपका ये ऑप्शन का ही यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, रोमन सम्राट, सबसे पहले सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग, इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बता दें। ठीक है, आप अगर कुछ और ऑप्शन इसमें लगा के आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कथन और कारण वाला है। सबसे पहले है, उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। तो देखिए बिल्कुल सही दे रखा है। कथन क्या है? बिल्कुल सही है कि उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। वैसे उलुस का मतलब होता ही है सीमा, है ना। जो कोई सीमा है, किसी की सीमा तय की गई है, वो उलुस है। लेकिन जो रोमन कह रहा हूँ, ये जो चंगेज खान ने अपने पुत्रों के लिए जो उलुस निर्धारित किया था वो कोई निश्चित भूभाग नहीं था। यहाँ पे क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा बहुत रिलेशन भी बन रहा है, क्योंकि ये उलुस जो स्थापित किया गया था, 4 उलुस, वो अपने पुत्रों को, उसने 4 पुत्रों को जो शासन में हिस्सेदारी दी थी उसी से जुड़ा हुआ था। तो दोनों आपस में संबंधित भी रखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका होगा सही उत्तर। चलिए अब 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जापानियों की कानूनी सोच निम्न में से किससे प्रभावित है? तो देखिए जापानियों की जो कानूनी सोच जो है ना, वो जर्मनी से प्रभावित है, मतलब जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। उसके बाद है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस इलाके में सोने के चिन्ह मिले थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, कैलिफोर्निया, है ना। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले थे, जिसने गोल्ड रश को भी जन्म दिया था। ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, जो भी रोशन सा स्टडी पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं। बाकी भाई दूसरे चैनल वाले भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सबकी तारीफ़ करता हूँ। जो भी मेहनत कर रहे हैं भाई वो अच्छा ही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हुई है हिस्ट्री की, और बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का गया है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहा जाता था, जिसका अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो देखिए टेरा न्यूलियस का अर्थ होता है जो ज़मीन किसी की ना हो, जिस पे किसी का अधिकार ना हो, टेरा न्यूलियस हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला दे रखा है, भिक्षु आबे या मठों में जीवन बिताते थे। बिल्कुल भाई सही है। वे उपासना, अध्ययन तथा शारीरिक श्रम व व्रत करते थे। बिल्कुल सही। वे विवाह नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही। भिक्षुओं का जीवन सिर्फ पुरुष ही अपना सकते थे। ये गलत है भाई, भिक्षुओं का जीवन स्त्री पुरुष दोनों ही अपना सकते थे, यानी कि ऊपर के तीनों सही है। ऑप्शन का यानी कि ए आपका यहाँ पे क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, मार्टिन लूथर जर्मनी के युवा भिक्षु थे। बिल्कुल सही है भाई, हमें सही कथन कौन सा नहीं है वो बताना है। उन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। बिल्कुल भाई सही है। उनका विश्वास था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता है। तो भाई ये गलत है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। वो तो मानते थे कि भाई पादरियों की ज़रूरत नहीं है, हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना होगा, है ना। तो ऑप्शन घ भी यहाँ पे सही है, लेकिन अगर जो गलत है, जो सत्य नहीं है, वो है आपका ग, सी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिनकी अनेक रुचि हो और जिनको अनेक हुनर में महारत हो, निम्न में से क्या कहलाते थे? तो भाई उनको हम मानवतावादी कहते थे, जो कि अनेक गुणों से परिपूर्ण होते थे। ठीक है, हो गया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, ऐसी संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य व बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, निम्न में से क्या कहलाती थी? तो भाई उसको श्रेणी कहा जाता था, है ना।
व्यापारी का एक छोटा वर्ग कह सकते हैं, जो कि चीज़ों को बेचना, उसके मूल्य वगैरह गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है, उसको हम श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद है सन यात सेन निम्न में से किस 4 बड़ी ज़रूरतों पर बल दिए। तो सन यात सेन आपको पता है चाइना के बहुत ही फेमस नेता हुए, है ना, और इन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन पर जोर दिया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि निम्न में से किसमें घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो भाई ये बात जो कही वो कोपरनिकस जी ने कही थी। कोपरनिकस से क्रांति वाला टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये तो भाई हमारे MCQ थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। भाई महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति कई जगह अच्छी भी थी, कई बार ख़राब भी देखने को मिली है। जैसे कि तलाक देना आसान था, महिलाएं आसानी से तलाक भी दे सकती थी। संपत्ति पर महिलाओं का पूरा अधिकार हो जाता था, है ना, माता पिता के मरने के बाद। इसके अलावा कई बार महिलाओं की पिटाई उनके पुरुष द्वारा, जो उनके पति होते थे, वो महिलाओं की पिटाई भी किया करते थे छोटी मोटी गलतियों के आधार पर। तो ये आप महिलाओं की स्थिति में पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की व्याख्या कीजिए। तो रोमन साम्राज्य जो गणतंत्र था वो कब से कब तक था? 509 ईसा पूर्व, है ना, 509 ईसा पूर्व का डेट आप बताएंगे। ईसा पूर्व से लेके आपका जो 27 ईसा पूर्व था, है ना, 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य क्या था? रोमन साम्राज्य था गणतंत्र। और इस समय क्या था कि सेनेट वर्ग वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, है ना, सेनेट वर्ग ज़्यादा शक्तिशाली थी और सारे फैसले वगैरह जो थे उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। और 27 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, वहाँ पे सम्राट का शासन कायम होता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते थे गणतंत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में इराक भौगोलिक विविधताओं का देश था, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें मेसोपोटामिया का भूगोल आपको बताना था। ठीक है ना, मेसोपोटामिया या इराक का भूगोल बताना था। इसमें आप बता सकते थे कि भाई इसके अलग अलग हिस्सों की अलग अलग विशेषता थी। जैसे कि हम अगर पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो भाई पूर्वोत्तर भाग की क्या विशेषता थी, है ना, पूर्वोत्तर भाग की क्या विशेषता थी भाई? तो पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान थे, जंगली फूल, स्वस्थ झरने बहते थे वहाँ पे। और सबसे पहले खेती, क्योंकि यहाँ पे खेती के लिए वर्षा भी हो जाती थी, तो इसलिए सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हुई थी वो इसी में यहीं पे हुई थी। 7000 से लेके 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा आप उत्तरी भाग की बात करें तो भाई उत्तरी भाग जो था स्टेपिज घास का मैदान था यहाँ पे, है ना, पूरा जो क्षेत्र था वो किससे घिरा हुआ था? स्टेपिज घास के मैदान से। यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा होता था। पूर्वी भाग में दजला नदी बहती थी, जो कि यातायात के लिए बढ़िया साधन थी। दक्षिणी भाग पूरा क्या था? रेगिस्तानी था। यहाँ पे फरात और दजला नदी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, और इस कारण यहाँ की ज़मीन जो थी दक्षिणी भाग की वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद है चंगेज खान की यास के विषय में आप क्या जानते हैं? इसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए होंगे, मेरे को मालूम है। तो देखिए, चंगेज खान का जो यास है, यास यानी कि नियम संहिता। यास का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है नियम संहिता। चंगेज खान ने जो भी नियम संहिता बनाए थे उसी को हम यास बोलते हैं, और उसके मरने के बाद भी ये यास जो था वो पूरे मंगोल साम्राज्य में प्रचलित रहा। तो यास के बारे में पॉइंट्स आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। इसके किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि भाई यूरोप में 14वीं सदी में संकट का समय आया, और इस कारण वहाँ पे विकास की जो गति थी वो धीमी पड़ गई थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि मौसम में बदलाव आया, है ना, सोने चांदी की खदानों में कमी आ गई थी, अकाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, भूखमरी जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी। इसके अलावा प्लेग की महामारी भी फैल गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें डालने थे। उसके बाद 26वां क्वेश्चन था गोल्ड रश के बारे में, है ना। गोल्ड रश का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गोल्ड रश के बारे में आप बता दें कि भाई लगभग 1840 में क्या हुआ, ऐसा मतलब कुछ चिन्ह मिले। अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, वहाँ से, और बहुत सारे यूरोपीय लोग फिर भाग के वहाँ पे गए, है ना। इससे क्या हुआ कि भाई अमेरिका में रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, है ना, उद्योग धंधे विकसित हुए, कृषि का विकास हुआ, चाइना से बहुत सारे श्रमिकों को रेलवे लाइन में काम करने के लिए बुलाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते थे। उसके बाद है ब्रिटेन ने चीन में अफीम के व्यापार को क्यों प्रोत्साहित दिया? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, व्यापार मतलब चीन में अफीम के व्यापार को बढ़ावा देने का मेन रीज़न तो भाई मुनाफा ही होता है, मुनाफा कमाने के लिए। इसके अलावा
वो उनको अफीम की लत भी लगा देते थे, जिससे कि वो मतलब नशे में कुछ भी उनसे काम करवा सकते थे। तो ये पॉइंट आप इसमें बता सकते थे। चीन, इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा का उल्लेख कीजिए। तो भाई चीन में क्या था, एक कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा प्रचलित है जो कि कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित है। एक विद्वान कह सकते हैं, एक व्यक्ति हुए कन्फ्यूशियस, उनके विचारों पर आधारित है कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा। ठीक है, और इसमें अच्छा व्यवहार करना, अच्छे सामाजिक संबंध बनाना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता है कि समाज में हमारे संबंध कैसे होंगे दूसरे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बल दिया गया था। ठीक है, तो ये तो भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 28वां क्वेश्चन आपका दिया गया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने इस विश्व को क्या दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था भाई, 8 नंबर फ्री के थे आपके, है ना। गणित के सिद्धांत दिए हैं, समय की शुरुआत यहीं से, मतलब समय का जो विभाजन है इन्होंने ही कर रखा है। इसके अलावा कृषि की शुरुआत यहीं से हुई, व्यापार की शुरुआत यहीं से हुई, लेखन कला की शुरुआत यहीं से हुई, शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई, है ना। सौर मंडल के विषय में बहुत सारी जानकारी थी इनके पास, खगोल विद्या का अच्छा खासा नॉलेज इनको था। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। अथवा में क्वेश्चन था कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन में आप यहाँ पे अलग अलग नगरों की विशेषता बता सकते थे, वहाँ की भाषा क्या थी, लेखन कला का विकास कैसे कैसे हुआ था, है ना। शहर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के शहर थे, 3 प्रकार के शहर विकसित हुए थे, है ना। एक मंदिरों के आसपास, दूसरे व्यापारिक केंद्र के आसपास, तीसरे शाही शहर हुआ करते थे। कुछ नगर जो थे जैसे उर नगर की विशेषता के सारे पॉइंट्स इसमें आप डाल सकते थे। क्वेश्चन बनाने वाला था कुल मिला के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की कला, वास्तुकला और ग्रंथ ने मानवतावादी विचारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहले मानवतावाद का अर्थ बता सकते थे, उसके बाद आप बताते कि मानवतावाद में कला ने बहुत भाई योगदान दिया। मानवतावादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मतलब कलात्मक रचनाएं हुई, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तुकला यानी कि बहुत सारी इमारतें बनाई गई, है ना। बहुत सारी ऐसे इमारतों की रचना हुई जिसने एक तरीके से मानवतावादी विचारधारा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसको एग्जाम्पल भी आप बता सकते थे। ग्रंथों की रचना की गई जिससे कि लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके, उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे, बना के आप आंसर बता सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, मेजी पुनर्स्थापना के समय में जापान के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे। सबसे पहले कृषि पर कर लगा के पैसे इकट्ठे किए गए, है ना। रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था इस समय मेजियों के समय काल में। बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा गया, मजदूरों को भी विदेशों से प्रशिक्षण प्रदान की गई। बैंकों मतलब बहुत सारी सब्सिडी, जो कंपनियां होती थी उनको सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। ठीक है, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रवास को बढ़ावा दिया गया ताकि एक जगह जनसंख्या का दबाव ना हो जाए। लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई। ठीक है, मौसम में जो जलवायु परिवर्तन की बात आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो पर्यावरण के ऊपर इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले थे। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। अथवा में एक और क्वेश्चन था, कोमिंतांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक के कार्यों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कोमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल रहा। देखिए, आपको पता है कि सन या सेन के मरने के बाद जो कोमिंतांग ये जो पार्टी थी ना, उसके प्रमुख बने थे चियांग काई शेक। और चियांग काई शेक लगभग 1925 में इसके प्रमुख बने और उन्होंने सत्ता को संभाला था। उसके बाद बहुत सारे सुधार किए, विशेषकर महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई, है ना। महिलाओं को के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की, स्कूल कॉलेज वगैरह स्थापित करवाए। लोगों के जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए थे। लेकिन उनकी बहुत सारी कोशिशें असफल रही, क्योंकि इसी बीच में क्या होता है, आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का भी उद्भव होता है और दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष भी होता है सत्ता को लेकर। और इस कारण उनकी जो नीतियाँ होती है असफल भी रहती है और इस कारण वो कहाँ भाग जाते हैं, आपको पता है, ताइवान निकल लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते थे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बनाने वाला ही था। ठीक है, कोई फिक्स आंसर आप एक लाइन से नहीं लिख सकते थे। आप थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे तो आप वहाँ से लाइन वगैरह लेकर आप इसका आंसर लिख सकते थे। बाकी इसमें से ज़्यादातर बच्चे भाई 30वां क्वेश्चन जो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है उसको किया होगा और आप लोगों ने अगर अच्छा आंसर इसका लिखा होगा तो पूरे 8 में से 8 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेपर भाई ज़्यादा, देखिए मैप की बात करें तो मैप इटली का मैप आया था। मैप इसमें है नहीं तो मैं आपको करा नहीं सकता हूँ।
लेकिन मैप आसान था, ठीक है। फ्लोरेंस वगैरह भरने थे, सार्डिनिया, आपको बता दें जो लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको मैप में बताया था ना, वही पूछे गए थे। तो आप लोगों का मैप भी अच्छा ही गया होगा, मेरे को मालूम है। वैसे मैप किनका सही गया है एक बार कमेंट में मेरे को बता दे, ताकि पता लगे कि हाँ, रोशन सर स्टडी पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों का मैप भी बिल्कुल सही कराया गया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।